नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विद्या भाव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 19 और 20 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भारत के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार में विभिन्न रेशों और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपए की 20 महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है? पावर टैक्स इंडिया, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम IPDS, गेटेक्स टेक्सटाइल मिशन, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन। कपड़ा मंत्रालय ने विशिष्ट रेशों और जियो टेक्सटाइल के क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपए की 20 महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये महत्वपूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं सरकार के प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के अंतर्गत आती है। इससे पहले कपड़ा मंत्रालय द्वारा 78.60 करोड़ रुपए की 11 शोध परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में से कौन सी खिलाड़ी पहले स्थान पर रही? PV सिंधु, नाओमी ओसाका, साइना नेहवाल या मिताली राज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नाओमी ओसाका। हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ष 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिलाओं खिलाड़ियों में जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका पहले स्थान पर हासिल किया है दोस्तों। जबकि टॉप 10 महिलाओं में की सूची में भारतीय शटलर PV सिंधु 7वें स्थान पर रही है। PV सिंधु ने 7.2 मिलियन डॉलर की कमाई करते हुए 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है? शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, महिला मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। यह पोर्टल उन्हें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के साथ सीधे शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिस्टम को आधुनिक कुशल बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निपटान आवेदन दाखिल करने के लिए समय की सीमा को 180 दिनों से घटाकर सिर्फ दिन कर दिया है। 90 दिन, 120 दिन, 40 दिन या 60 दिन? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 60 दिन। सेबी ने सिस्टम को और अधिक कुशल बनाने के अपने प्रयास में निपटान आवेदन दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 180 दिनों से आकर सिर्फ 60 दिन कर दिया है। वर्तमान में कारण बताओ शो कॉज नोटिस प्राप्त होने की तारीख 60 दिनों के भीतर निपटान आवेदन दायर किया जा सकता है। हालांकि यदि आवेदक निपटान शुल्क पर अतिरिक्त 25% का भुगतान करते हैं तो अतिरिक्त 120 दिनों तक का लाभ उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कितने वर्षीय शैलिन फोर्ड को हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज
पहनाया गया? 27 वर्षीय, 37 वर्षीय, 42 वर्षीय या 45 वर्षीय? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, 37 वर्षीय। आयरलैंड की निवर्तमान रानी केट लाइडर ने हाल ही में 37 वर्षीय शैलिन फोर्ड को हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहनाया गया, जब मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई देवांजलि कामास्त्रा उपविजेता रही। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजना को चालू किया है? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तपन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, विनियस सौर प्रौद्योगिकी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, TPREL? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन हमारा, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बांदा में 50-50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू किया है। संयंत्रों से सालाना 221.26 मिलियन यूनिट से अधिक उत्पादन की उम्मीद है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए TPREL और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL लखनऊ के बीच बिजली खरीद समझौते PPA पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की किस महिला ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता है? सुमन वर्मा, सुचित्रा सिंह, नवदीप कौर, सुषमा सिन्हा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नवदीप कौर, ऑप्शन नंबर सी। भारत की नवदीप कौर ने नेवादा के लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार सम्मानित किया गया है। वे ओडिशा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे गांव से हैं। नवदीप कौर मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2021 की विजेता हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 में देश के प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी की अनुमानित संख्या क्या है? 207 मिलियन, 307 मिलियन, 107 मिलियन, 507 मिलियन? तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका 207 मिलियन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, जो 2019 की तुलना से लगभग 21 मिलियन अधिक है। 2022 में काम किए गए कुल घंटे उनके पूर्व महामारी स्तर से लगभग 2% कम या 52 मिलियन पूर्णकालिक समक्ष नौकरियों की कमी का अनुमान लगाया गया है। यह विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया था, जिसमें 17 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। ILO का दोस्तों पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, या दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1919 में। संस्थापक कौन है? पेरिस शांति सम्मेलन। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? गाय राइडर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का जनवरी 2022 में निधन हो गया है? फिलीपींस, मलेशिया, जापान या सिंगापुर? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, जापान। तोशिकी कैफू जो 1989 से लगभग 2 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जनवरी 2022 में निधन हो गया है। वह नवंबर 1991 तक सत्ता में रहे। उन्होंने 1991
के फारस की खाड़ी में समुद्री आत्मरक्षा बल भेजने के लिए जाना जाता था। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने उप मुख्य कैबिनेट सचिव और शिक्षा मंत्री सहित मुख्य सरकारी पदों पर कार्य किया। निम्न में से किस कंपनी में शेर सिंह बी ख्यालिया को सीईओ नियुक्त किया है? पावर टाटा लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड, बीएसईएस पावर लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका, अडानी पावर लिमिटेड। अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी अडानी पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल ने हाल ही में शेर सिंह बी ख्यालिया को सीईओ नियुक्त किया है। वे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने गुजरात पावर कॉरपोरेशन में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, वेस्टइंडीज के किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ब्रायन लारा, क्लाइव लॉयड, जेम्स कैमरून, एलेक्स हेल्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्लाइव लॉयड। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को हाल ही में ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज प्रिंस विलियम से नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान क्रिकेट के खेल के प्रति उनकी सेवाओं के लिए दिया गया है। इंग्लैंड के विश्व कप विजेता कप्तान इयन मॉर्गन को प्रिंस विलियम द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में कौन अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के साथ लेखिका बनी? अरुंधति भट्टाचार्य, चंदा कोचरी, अंशुला कांत, यशिका शर्मा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अरुंधति भट्टाचार्य। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप के साथ लेखिका बन गई है। 2016 में फोर्ब्स ने उन्होंने विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची में नामित किया और उन्होंने 25वां स्थान हासिल किया था। वह एकमात्र इंडिया इंक बॉस जो फॉर्चून इंडिया की महानतम लीडर की सूची में शामिल हुई और 26वें स्थान पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में भारत के पहले इंटेलिजेंस क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम पावर मैप एप्लीकेशन का उद्घाटन किसने किया? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी 2022 में माधवगढ़ के पावर मैप का उद्घाटन किया। पावर मैप डॉक्टरों के लिए विकसित किया गया एक मेडिकल एनालिटिक्स एप्लीकेशन है जिससे उन्हें मरीज के क्लिनिकल मापदंडों के बारे में आवश्यक मेडिकल इंटेलिजेंस प्राप्त करने में मदद मिलती है ताकि उनकी पुरानी बीमारियों को प्रभावी ढंग से ठीक किया जा सके। यह भारत का पहला इंटेलिजेंस क्रोनिक डिजीज पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण मठ मंदिर के प्रबंधन के विशेष अधिकार को एक दृष्टा से दूसरे दृष्टा को हस्तांतरण पर्याय महोत्सव मनाया गया है? उडुपी, प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार। तो दोस्तों ये कहाँ मनाया गया? उडुपी में। और ये दोस्तों उडुपी कहाँ है? कर्नाटक में। उडुपी 18 जनवरी 2022 को पर्याय महोत्सव मनाया जा रहा है। पर्याय भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए श्री कृष्ण मठ मंदिर प्रबंधन के विशेष अधिकारों को 2 वर्ष में एक दृष्टा से दूसरे दृष्टा को हस्तांतरण को दर्शाता है। द्विवार्षिक पर्याय प्रणाली 1552 से शुरू की गई थी। कृष्णापुर मठ के नए पर्याय दृष्टा स्वामी विद्यासागर तीर्थ सर्वज्ञ पीठ
पर चढ़ेंगे। उडुपी कर्नाटक की एक भारतीय जलवायु कार्यवाही उद्यमी दिव्या हेगड़े ने 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता। उडुपी दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक का एक शहर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज एस बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। दोस्तों ये जनवरी 2022 तक रहेंगे। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को कॉमटेको आईटी लिमिटेड सीटीसी एक सॉफ्टवेयर समाधान और सेवा प्रदाता का 2,620 करोड़ रुपए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसको दोस्तों टीसीएस बोलते हैं, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड, रेडिएंट इंडिया लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टेक महिंद्रा लिमिटेड। टेक महिंद्रा लिमिटेड लातविया और बेलारूस में विकास केंद्रों के साथ कॉमटेको आईटी लिमिटेड सीटीसी सॉफ्टवेयर समाधान और सेवा प्रदाता को खरीदने के लिए सहमत हो गया है। वह इसे 310 मिलियन या 2,620 करोड़ रुपए में खरीदेगी। टेक महिंद्रा SWFT और इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म सीटीसी द्वारा वित्त पोषित दो इंश्योरटेक उद्यम में 25% स्वामित्व के लिए कुल 20 मिलियन यूरो का निवेश कर रही है। टेक महिंद्रा के सीईओ कौन है? सीपी गुरनामी, जो जनवरी 2022 तक होंगे। मुख्यालय पुणे में। संस्थापक आनंद महिंद्रा और स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1986 में। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में ने ABB फिया फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए फॉर्मूला ई के साथ एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने फॉर्मूला ई के साथ एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने अब ABB फिया फॉर्मूला ई विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए कैंडिडेट होस्ट सिटी बनने के लिए LOI पर हस्ताक्षर किए हैं और हैदराबाद में 1 साल के भीतर पहली रेस का आयोजन किया जाएगा। समझौता भविष्य के ई-प्रिक्स की मेजबानी की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए शहर और राज्य के अधिकारियों के साथ फॉर्मूला ई काम करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे, संजीव थापर, विवेक राणा, सूरज पांडे। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनोज पांडे। सरकार ने पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। जनरल मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह पहले सेना मुख्यालय के महानिदेशक थे। उन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार STI संचालन समिति की 15वीं बैठक के लिए किए गए निर्णय के अनुसार भारत 2022 में कितने कार्यक्रम आयोजित करेगा? 5, 6, 8, 3। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 5। भारत 2022 में 5 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, जैसे कि 17 जनवरी 2022 को ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार STI संचालन समिति की 15वीं बैठक में तय किया गया है। बैठक के दौरान भारत ने जनवरी 2022 से चीन की अध्यक्षता सौंपी है। ब्रिक्स 2022 की विषय वस्तु
foster high quality BRICS partnership usher in a new era for global development है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जनवरी 2022 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा के साथ जोड़ना है, जिससे भारत के युवा रोजगार योग्य बन सके। राष्ट्रीय कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान NSTI, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI आदि से जुड़े प्रशिक्षु कार्यक्रम को लाभान्वित होंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे इग्नू नाम से भी जाना जाता है, मैदानी गढ़ी, नई दिल्ली, भारत में स्थित एक केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1985 में। चांसलर कौन है? भारत के राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। और वाइस चांसलर कौन है? नागेश्वर राव। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? रवि श्रीनेत, सचिन चौहान, कुणाल राय, नेविल सांघवी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नेविल सांघवी। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन BIA ने नेविल सांघवी को अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह संजय शाह के स्थान लेंगे। बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन उद्योगपतियों, व्यापारियों और पेशेवरों का एक मंच है, जिसमें 1000 से अधिक सदस्य MSME बड़े पैमाने पर उच्च तकनीकी वाले उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका गठन 16 फरवरी 1948 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने जनवरी 2022 में एक ओपन एडेड सेंसेक्स इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? एक्सिस बैंकिंग और PSU फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, UTI म्यूचुअल फंड। UTI म्यूचुअल फंड ने एक ओपन एडेड स्कीम UTI सेंसेक्स एडेड फंड S&P BSE सेंसेक्स टोटल रिटर्न TRI की प्रतिकृति ट्रैकिंग शुरू की है। न्यू फंड ऑफर 19 जनवरी 2022 को खुला और 24 जनवरी को बंद होगा। न्यूनतम प्रारंभिक निवेश 5000 है और उसके पश्चात ₹1 के गुणकों में है। अतिरिक्त खरीद राशि 1000 है और उसके पश्चात ₹1 के गुणकों में, जिसको उसकी सीमा नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगद प्रबंधन कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से जनवरी 2022 सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम से धन जुटाने की मंजूरी मिली है? रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड RCMS, सिक्योर वैली इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, राइडर कॉरपोरेशन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों RCMS। एसेंट कैपिटल द्वारा समर्पित रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड RCMS को सार्वजनिक लिस्टिंग के माध्यम से धन जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से मंजूरी मिल गई है। चेन्नई स्थित फर्म का विचार 60 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी करने का है। RCMS जुलाई 2021 तक नेटवर्क स्थानों पर टच पॉइंट द्वारा भारत में सभी खुदरा नकदी प्रबंधन फर्म में से एक है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रमदेव, रतन टाटा, साइरस मिस्त्री,
ये बिमल गुप्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विक्रम देव। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का प्रबंधन निदेशक के रूप में सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है। वह अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों AGMUT कैडर के 1993 के बैच के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है। वह राजीव बंसल की जगह लेंगे, जिन्होंने सितंबर 2021 में नागरिक विमानन मंत्रालय MOCA में सचिव के रूप में पदभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम लीप के विकास की घोषणा की है? अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या अजियो? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने अपने प्रमुख स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप के विकास की घोषणा की है। फ्लिपकार्ट लीप अब 2 नए कार्यक्रमों फ्लिपकार्ट लीप अहेड FLA और फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क FLIN में परिवर्तित होगा। FLA और FLIN जरूरत पड़ने पर इनसाइट मेंटरशिप और फीडिंग के जरिए स्टार्टअप्स की मदद करेंगे और साथ ही इनोवेशन को बढ़ाने और बनाने में मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? केविन डी ब्रुनो, काइलिन मबाप्पे, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की या एर्लिंग हालैंड? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF का गठन किस वर्ष किया गया था? 1996, 2002, 2006, 2008? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2006। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 19 जनवरी को मनाया जाता है। NDRF का गठन 2006 में किया गया था। भारत में एक विशेष बहुकुशल मानवीय बल जो आपदा जोखिमों में न्यूनीकरण DRR के लिए देश में आपदा प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1990 से 2004 तक लगातार प्राकृतिक आपदाओं के कारण 26 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया गया। यह आपदा प्रबंधन के लिए योजनाओं, नीतियों, दिशा निर्देशों को निर्धारित करने के लिए स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA NDRF का मूल निकाय है, जिसमें वर्तमान में 15 बटालियन शामिल है। जैसे कि दोस्तों इसमें भारत सीमा सुरक्षा बल BSF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स दोस्तों क्या है CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सशस्त्र सीमा बल SSB, असम राइफल AR। तो दोस्तों ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।